नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश MP का सत्ता संग्राम में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने बयान भी जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, जिसके बाद से ही अब सरगर्मियां और बढ़ गई हैं, तैयारियां और तेज हो गई हैं। इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। उपचुनाव से पहले हम आपको एक एक सीट का पूरा हाल बताएंगे। आज आपको गोहद विधानसभा सीट का पूरा समीकरण समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं MP का सत्ता संग्राम। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट बीजेपी के अजय किले के रूप में जानी जाती थी। बीजेपी के इस गढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव ने सेंध लगाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चुनावी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप उनके प्रतिद्वंदी लाल सिंह आर्य पर लगा था। 2018 के चुनाव में माखनलाल जाटव के बेटे रणवीर सिंह जाटव ने लाल सिंह आर्य को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन रणवीर अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके चलते यह सीट खाली हुई है। आइए जानते हैं क्या है गोहद विधानसभा सीट का गणित। मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें भिंड जिले की गोहद सीट भी शामिल है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक रणवीर जाटव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। आइए देखते हैं गोहद विधानसभा सीट का गणित क्या कहता है। गोहद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,14,191 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,19,401 हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 94,790 है। क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 274 हैं। सबसे ज्यादा 55,000 जाटव मतदाता हैं। गुर्जर वोटों की संख्या 40,000 है। 30,000 ठाकुर वोटर, तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 27,000 है। गोहद विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ अब तक हुए 16 चुनाव में 9 बार बीजेपी की जीत हुई। 1998, 2003 और 2013 में लाल सिंह यहाँ से जीते। 2008 में माखनलाल जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराकर जीत दर्ज की। माखनलाल की हत्या के बाद 2009 में यहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के टिकट चुने गए, लेकिन 2013 के चुनाव में वो लाल सिंह आर्य से हार गए। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव ने बीजेपी के लाल सिंह आर्य को तकरीबन 29,989 वोट से हराया, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने से एक बार फिर ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव का दावा है कि इस बार भी जीत उनकी ही होगी। जो वायदे हमने जनता से किए थे, नगर की पेयजल समस्या थी, देहात इलाके में भारी समस्या थी पानी की, बिजली की, तो वो हमने मांग की है और लगभग वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है। माननीय शिवराज सिंह जी से वो काम हमें मिल गए हैं रोडों के, तो जो मांगे थी लगभग हम पूरी करा देंगे। गोहद विधानसभा पर जाति समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। इसी के चलते 2 अप्रैल 2018 को ST/SC एक्ट को लेकर गोहद के डांग बेरखेड़ी में सवर्ण दलित टकराव की स्थिति बनी। कांग्रेस को उसका फायदा मिला और रणवीर जाटव यहां से विधायक चुने गए, लेकिन क्षेत्र में हालात नहीं बदले। इधर रणवीर ने पाला बदल लिया। अब कांग्रेस का आरोप है कि रणवीर ने गोहद के वोटों को 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाकर घर घर जा रही है। रणवीर को नहीं चुना था, कांग्रेस पार्टी को चुना था। कांग्रेस पार्टी की आज गद्दारी करके रणवीर जाटव यहाँ से गया है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा जनता के बीच में, क्योंकि जनता को उसने बेचा है। जनता को उसने बेचा है, इसलिए जनता आक्रोश में है और अपना बदला जनता अपने वोट से लेगी रणवीर जाटव। गोहद सीट पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की परंपरागत सीट रही है। वो बीजेपी की ओर से लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार विधायक चुने गए। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आए रणवीर जाटव का बीजेपी से टिकट तकरीबन फाइनल है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 1993 में बसपा के चतरी लाल जीते थे। 1998 में लाल सिंह आर्य यहाँ से विधायक चुने गए। 2003 में बीजेपी के लाल सिंह आर्य ही जीते।
2008 में कांग्रेस के माखनलाल जाटव ने सीट पर जीत हासिल की। माखनलाल जाटव की हत्या के बाद 2009 में उपचुनाव हुआ, जिसमें रणवीर जाटव को जीत मिली। 2013 में एक बार फिर बीजेपी के लाल सिंह आर्य जीते और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव को जीत मिली। इस सीट पर बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। बसपा अधिकांश चुनाव में तीसरे नंबर पर रही है। वैसे तो ये आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ जातिवाद का चुनाव नहीं होता। यहाँ के मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। इस बार के चुनाव में ठाकुर, ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में है। दलित, जैन समाज और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का प्रभाव भी इलाके में देखने को मिलेगा। ये सीट कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि SC/ST आंदोलन के चलते इस सीट को 2018 में बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस के बागी यानी कि रणवीर सिंह जाटव फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर हैं। लेकिन इस बार का सियासी फारक क्या कहता है, ये तो वक्त बताएगा। गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बीजेपी को कई बार मौका दिया और इसी सीट से जीतकर लाल सिंह आर्य बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे। कई बार कांग्रेस को भी मौका मिला। 2018 में भी इस सीट पर कांग्रेस के रणवीर जाटव जीते। अब उन्होंने दल बदल लिया है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के हालात नहीं बदले हैं। स्मैक, गांजा और शराब के अवैध कारोबार के साथ ही बिजली, पानी और बेरोजगारी यहां की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसे लेकर जनता में आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गोहद विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी ने भी प्रतिनिधित्व किया तो कांग्रेस ने भी। गोहद सीट से विधायक रहे लाल सिंह आर्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। चुनाव दर चुनाव जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन आज तक इस क्षेत्र की सूरत नहीं बदल पाई। आइए एक नजर डालते हैं गोहद विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और मुद्दों पर। स्मैक, गांजा और अवैध शराब का कारोबार यहाँ की बड़ी समस्या है। गोहद में आज तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 52 गांव में अब भी खारे पानी की समस्या है। अभी भी 50 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। मालनपुर के उद्योगों का लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। डांग पहाड़ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में उद्योग लगाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोहद में बस स्टैंड तक नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गोहद पिछड़ा हुआ है। आलम यह है कि अधिकारी यहाँ रुकते ही नहीं, लोगों को अपने काम करवाने के लिए भिंड जाना पड़ता है। प्रशासनिक चुस्ती की भी कमी है। दोपहर होते ही सरकारी दफ्तरों से लेकर अस्पतालों में ताले डल जाते हैं। गोहद में तहसील मुख्यालय भी है, लेकिन तहसील महीने में इक्का दुक्का दिन ही खुलती है। नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ काम? तो सर वो तो सरकारी गिराने में लगे रहे। अब जो ऐसा लालची हो सर, जो पैसे लेके सरकार गिर रही हो, तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए? कार तो मैंने बढ़िया किया, लेकिन कार का पसंद इसलिए नहीं आया कि वे दूसरों के साथ में पार्टी छोड़ के हम लोगों के साथ गद्दारपन करेंगे। मालनपुर में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली है, बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। विकास के मामले में शून्य है। पानी का संकट यहाँ पर बराबर बना हुआ है, अभी भी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी यहाँ के बंदे में गिर रहा है, जिसको लोग यहाँ के पीने को मजबूर है, गंदे पानी को। गोहद विधानसभा क्षेत्र की इन तमाम समस्याओं के बावजूद पूर्व विधायक रणवीर जाटव का दावा है कि उन्होंने गोहद के लिए कई विकास कार्य कराए हैं। उनका दावा है कि जो काम रुके हैं और अधूरे हैं, उन्हें वो उपचुनाव जीतने के बाद आगे बढ़ाएंगे। 1.25 साल में हर संभव मैंने प्रयास किया क्षेत्र के लिए, लगातार लोगों के संपर्क में रहना और उनके दुख सुख में रहना, और जो भी विकास कार्य जितने ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सकते थे हम लगातार प्रयास करते रहे। मेरे ख्याल से 50 साल से वहाँ भौनपुरा चिराई के बीच में नदी पड़ती है, तो आवागमन का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करके वहाँ के लिए रपटा बड़ा स्वीकृत कराया। इधर पूर्व विधायक रणवीर सिंह जाटव के दावों के इतर कांग्रेस उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गोहद विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है। आज भी लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन पर पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने ध्यान ही नहीं दिया।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद रणवीर सिंह जाटव लोगों के बीच से गायब हो गए, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जनता उपचुनाव में इसका बदला लेगी। गोहद में पेयजल समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ शिक्षा का हमारा यहाँ बहुत कवरेज है। स्वास्थ्य की तो अपन जब ऐसा समय आएगा ना तो अपन स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। हमारी गोहद चौराहे पे है न सुलभ संचार कम्प्लेक्स है, न तो जो यात्री प्रतीक्षालय है, और हमारी महापुरुषों की स्टैचू बनाई जाए। ना किसी यहाँ कार्यकर्ता के काम हुए हैं, ना जनता का यहाँ कोई काम हुआ है। जो समस्या यहाँ पहले थी जस की तस अभी भी बनी हुई हैं। आप पानी का मुद्दा देख लीजिए, कई यहाँ पे मंत्री रहे, विधायक रहे, और ज़्यादातर बाहर के लोग यहाँ पे बनते आए हैं और इसीलिए वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। पूर्व विधायक रणवीर जाटव का दल बदल भी उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर उनकी घेराबंदी में जुटी हुई है। कुल मिलाकर रणवीर जाटव की चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें एक तरफ बीजेपी नेताओं से सामंजस्य बनाना है तो वहीं कांग्रेस नेताओं से भी पार पाना है। वहीं क्षेत्र के जिन मुद्दों पर वो चुनाव जीते थे वो आज भी बरकरार हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन मुद्दों के रहते वो उपचुनाव में लोगों के बीच कैसे पहुंचेंगे। नासिर गौरी, IBC 24 भिंड। एमपी के सत्ता संग्राम में अब बात करेंगे डबरा सीट की। डबरा सीट लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन 2018 में कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने बीजेपी के इस किले को ढहाते हुए कांग्रेस के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगाई। अब जबकि उनके नेताजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो पीछे पीछे वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। जाहिर है दल बदल से इस सीट का सारा समीकरण बदल चुका है। डबरा सिंधिया के प्रभाव वाली ये वो विधानसभा सीट है जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के कब्जे में रही है। हालांकि इससे पहले ये सीट बीजेपी का अजय गढ़ हुआ करती थी। अब बदले हालात में यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसका कब्जा इस सीट पर बरकरार रहे। जबकि बीजेपी इस बात के लिए दम लगा रही है कि कांग्रेस से बीजेपी में आई इमरती के चेहरे पर इस सीट को फिर से अपने पाले में लाया जाए। आइए नजर डालते हैं ग्वालियर जिले में आने वाली डबरा विधानसभा सीट के समीकरण पर। डबरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,49,996 मतदाता हैं, जिसमें से 81,204 पुरुष मतदाता और 68,492 महिला मतदाता हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर इमरती देवी ने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। 2018 में इमरती देवी ने बीजेपी के कप्तान सिंह को 57,446 वोटों से मात दी थी, जबकि 2013 में इमरती देवी ने बीजेपी के सुरेश राजे को 33,278 वोटों से हराया था। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा 1990 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार और फिर 2003 में तीसरी बार इस सीट से जीते हैं। लेकिन 2008 से अब तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। लेकिन रसूख यहाँ नरोत्तम मिश्रा का ही चलता है, क्योंकि उनका घर डबरा में ही है। हालांकि पिछले 15 सालों से इमरती ने यहाँ पैर जमाई है। कभी खेतों में मजदूरी करने वाली इमरती देवी को सिंधिया परिवार से नजदीकी का फायदा मिला। सिंधिया के कारण ही वो न सिर्फ 3 बार इस सीट से विधायक बनी, बल्कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रही। अब जबकि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए, तो इमरती देवी ने भी कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो इस बार इमरती देवी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो जब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता तो ऐसी सरकार से इस्तीफा देना अच्छी बात है, विपक्ष में बैठना अच्छी बात। फिर भी मुख्यमंत्री की समझ में कछुआ नहीं कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई बुरा काम कर रहा हो, तो ऐसी सरकार में रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिंधिया जी ने जहां कही, हम सिंधिया जी के साथ चले गए। डबरा विधानसभा सीट से कभी इमरती देवी के सामने
शिकस्त खाने वाले प्रत्याशी सुरेश राजे की माने तो पिछले 15 सालों से डबरा के विकास की रफ्तार थमी हुई है। सुरेश राजे बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, जो अब कांग्रेस में है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरती देवी के पास अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि भी नहीं है, जिससे वो जनता के पास जाकर बता सके। पहले जब सरकार में नहीं थी तो सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया करती थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी वो सरकार पर ही आरोप लगाती रही। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आकर इस सीट से दावेदारी करने वाली सत्य प्रकाशी परसेड़िया ने भी इमरती देवी पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में इमरती देवी ने कोई काम नहीं किया। बता दें कि सत्य प्रकाशी परसेड़िया 2013 में इस सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो एक ही है कि जिस 93,000 जनता का अपमान करके उसके लोकतंत्र का गला घोंट के 93,000 जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको 57,000 से जिताया था, वो उनके वोट को बेच के खुद की सरकार गिरा के, खुद की सरकार की गर्दन पे छुरी चला के अपनी सरकार गिरा के जो गए, तो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? हमको ये तो पता है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं वोट मांगने का। वो बीएसपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं था, मैं ही उस पार्टी को चला रही थी। अब बीएसपी में रहती हुए मुझे जितवाते थे और कांग्रेस में भी जितवाया। तो डबरा के लिए मैंने स्टाफ डैम बनवाया, पानी की टंकियां बनवाई, 3 रोडें, सड़कें, और जो काम मंत्री और विधायक नहीं कर पाए जो मैंने करके दिखाया। जिगनिया बारकरी डैम है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, अस्पताल हैं, बच्चों कन्या विद्यालय था, ये सारी चीजें उन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। यहाँ डबरा विधानसभा में सबसे ज्यादा दखल हरिजन, जाटव, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही बघेल, गुर्जर, सेन समाज, परिहार, आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि बदले हालात में होने जा रहे इस उपचुनाव में वोटर अपना भरोसा किस पर दिखाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को मौका मिला और खूब मिला, लेकिन क्षेत्र के विकास की बात छेड़ो तो सब पल्ला झाड़ने लगते हैं और जिम्मेदारी एक दूसरे पर थूकने लगते हैं। अवैध खनन और पानी इलाके की पुरानी समस्या है। मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। शिवराज सरकार में मंत्री बनने के बाद अब फिर से जब इमरती देवी क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगी तो जनता इन सब का हिसाब जरूर मांगेगी। डबरा विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन उनके वोटों के दम पर जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को इसकी परवाह नहीं है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीती इमरती देवी 1.5 साल तक कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन क्षेत्र का सूरत हाल वैसा ही है। इतना ही नहीं, पेयजल समस्या हल करने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आइए क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। डबरा विधानसभा में सबसे बड़ा अवैध खनन का मुद्दा है, जिस पर लगाम नहीं लग सकी है। सिंध नदी से रेत का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार भी फल फूल रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। डबरा शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। लोग पानी के लिए टंकी खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो डबरा विधानसभा क्षेत्र का इकलौता सिविल अस्पताल भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने से गंभीर मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। ऐसी हालत में कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हाईवे का निर्माण भी अधूरा है, जिसके चलते हुए हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ाई करने के लिए डबरा विधानसभा के लोग ग्वालियर या दूसरे शहरों में जाते हैं। एक सरकारी स्कूल है तो वहीं एक गर्ल्स और बॉयज कॉलेज है। इन तमाम मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने 10 साल डबरा की विधायक रहीं और 15 महीने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ झूठी घोषणाएं की। जनता का नहीं, अब तो ये इतना मन बना लिया है
कि ऐसा प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। अब तो प्रतिनिधि हम दूसरा चुनेंगे। कुछ नहीं हुआ हमारे, कम से कम 5 साल हुई लाइन लगे, वहाँ से नहीं जुड़ी, पानी आता ही नहीं है। 400 के टैंकर मंगाते हैं हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो खाली बातों की विधायक थी, तो विकास तो अभी तक दिखा नहीं। विकास तो आवश्यकता कहीं कागजों में हो, लेकिन यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ रोड नहीं डली जब से, अब 5 साल बाद हो गए, 5 साल हो गए, रोड तो डली नहीं है बिल्कुल। आएंगे तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, पहले हमारे यहाँ की समस्याएं सॉल्व करें। क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं पर घिरी इमरती देवी का कहना है कि वो विधायक निधि से तो काम कर रही थी, उन्होंने कमलनाथ सरकार पर विकास के लिए पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। हालांकि अब उपचुनाव में जाने से पहले इमरती देवी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से डबरा विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की है। साथ ही डबरा को जिला बनाने समेत कई मांगे उनके सामने रखी हैं। अबे तो कछु काम ही नहीं भाई, 15 महीना में सोचते ही सोचत रहे, एक काम कछु नहीं भाई। जो भी हमने आंगनबाड़ी भी 313 आंगनबाड़ी बनाई थी, वो मैंने डोनेशन करके लोगों से 313 आंगनबाड़ी बनाई। आपने देखी थी, कहीं एसी लगे, कहीं कूलर लगे, उसमें कमलनाथ सरकार का एक भी पैसा नहीं था। इमरती देवी जी ने 10 साल विधायक रही और 1.5 साल वो मंत्री रही। डबरा में कोई विकास नहीं हुआ इमरती देवी के द्वारा। उनने कोई पट्टिका ऐसी नहीं लगाई, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया जिससे वो वोट मांगने लायक रहे हैं। जनता में वोट मांगने जाएंगी, जनता उनको सबक सिखाएगी और सवाल पूछेगी। वो हमेशा यही कहती रही कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। सरकार आई तब भी नहीं कर पाई, और केवल वोटरों को उन्होंने इस तरह से ठगा कि आज जनता ये देख रही है कि एक अनाथ के रूप में देख रही है कि हमारा विधायक हमारे वोटों को बेचकर और दूसरी पार्टी में चला गया। पूर्व विधायक इमरती देवी ने 2018 में जनता से कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं, जिसे लेकर जनता जवाब मांग रही है, तो वहीं विपक्ष भी मुखर है। बहरहाल उपचुनाव में डबरा सीट को हथियाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। दोनों दल मुद्दे उछाल रहे हैं, समस्याओं के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। विधायक बदले, विधायक मंत्री भी बने, लेकिन नहीं बदली तो डबरा विधानसभा सीट की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। आज भी डबरा विधानसभा सीट अपने पिछड़ेपन के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक है इमरती देवी और सरकार में मंत्री भी रही हैं, लेकिन डबरा में विकास के नाम पर जीरो सन्नाटा ही नजर आता है। ऐसे में उनकी मुश्किलें कम होने के जगह और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो MP के सत्ता संग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।